एग्जाम्पल 12.10। अब जिसके पास किताब नहीं है वो इधर देख ले भाई। An electric iron consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at maximum। तो इसकी पावर जो वॉट में है वो पावर होती है कितनी दी है 840 वॉट। कितनी पावर दी है 840 वॉट जब पावर मतलब जब हीटिंग मैक्सिमम है, यानी केस 1 जो है वो मैक्सिमम का है। ठीक है, जैसे आपका होता है ना जीन्स वाला रहता है और कॉटन वाला रहता है। जीन्स को सबसे ज्यादा पावर चाहिए होती है, कॉटन को सबसे कम, नहीं तो जल जाएगा। ठीक है, तो जब P1 की बात करते हैं 840 जब हीटिंग मैक्सिमम है, और जब हीटिंग मिनिमम होती है, जब हीटिंग मिनिमम यानी जब आप उसको कॉटन पे या सिल्क पे चला रखे होते हैं, लाइक्रा पे चला रखे होते हैं, तो उसको पावर चाहिए होती है 360 वॉट। और दोनों ही केसेस में भैया वो आयरन जो है ना, एक बार मैंने उससे अपनी जीन्स प्रेस की थी तब कितनी बिजली खींच रही थी 840, और जब मैंने उससे अपना मान लो एक हैंकी जो है वो आयरन किया तो वो 360 वॉट ले रहा था। लेकिन कनेक्ट तो वो 220 वोल्ट सोर्स से ही है ना। दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 220 वोल्ट ही था। अब वो आपसे ये कहता है कि व्हाट आर द करंट, दोनों केसेस में ये कितना करंट ले रही है और दोनों केसेस में इसका रेजिस्टेंस कितना था, दोनों केसेस में इसका रेजिस्टेंस कितना था। तो आप देख रहे हो पावर को कम ज्यादा कर रहे हो किसकी मदद से, वो जो गोल गोल नॉब है उस नॉब को क्या बोलते हैं रियोस्टेट। उस नॉब में क्या लगा हुआ है रियोस्टेट। ठीक है, तो आपको पहले तो बोल रहा है कि I1 निकालना है यहाँ पे। तो I1 हमें पता है कि देखो तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉर्मूला कि P इक्वल टू क्या होता था IV। P इक्वल टू क्या होता था IV। ठीक है, तो अगर मुझे क्या निकालना I तो P के नीचे क्या चला जाएगा V, तो I1 क्या हो जाएगा P1 by V1। तो P1 कितना है भैया आपका 840 अपॉन में 220, 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 42/11। ठीक है, 42/11 और सॉल्व करोगे तो 3.82 एम्पियर, या फिर हम इसको लिख सकते थे 42/11 एम्पियर। अगर लेकिन किसी को बोलोगे 42/11 एम्पियर का, भैया हमको प्लग दे देना, मार के भगा देगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी पड़ेगी 3.82 यानी 4। लेकिन अब हमारा करंट कितना ले रहा है आयरन इस केस में 3.82। अभी कह रहा है इसका रेजिस्टेंस कितना है, इस केस में इसका रेजिस्टेंस कितना। तो गौर से समझो, हमें पता है कि एक फॉर्मूला और पढ़ा है V इक्वल टू IR। तो अगर मुझे R1 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा V1 by I1, V1 by I1। अब देखो बेटा गौर से, तो V1 मेरा कितना है 220 वोल्ट से कनेक्ट है, और I1 कितना है मेरा 42/11। 3.82 भी लिख सकते थे पर इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, तो 42/11 लिख लिया। तो 220 इंटू 11 अपन में 42, काटोगे पीटोगे सब मल्टीप्लाई वगैरह करके अगर आप कट वगैरह करते हैं तो यू विल गेट समथिंग अराउंड 57.60। कितना आ जाएगा 57.60 ओम। तो पहले केस में जब हीटिंग मैक्सिमम थी तो रेजिस्टेंस कितना था 57.60 ओम। अभी जब केस 2 की बात आई थी जब मिनिमम थी हीटिंग, तो यहाँ पे आपको अगर I2 निकालना हो तो बेटा ये आता P2/V2, P2/V2। तो P2 आपका 360 है अपॉन में 220। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो 18/11 एम्पियर, और अगर इसको थोड़ा सा और पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो यू विल गेट समथिंग अराउंड 1.64 एम्पियर। तो जब मिनिमम थी, हीटिंग मिनिमम पे थी, तो कितना करंट ले रहा था 1.64 एम्पियर। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किसी चीज को जितना ज्यादा करंट दोगे वो उतना ज्यादा काम करेगी और उतना बढ़िया काम करेगी। यही होता है ना, जब आप जाते हो बाथरूम में, गीजर जब एक्सट्रीम ठंडी पड़ रही होती तो गीजर को ना मिनिमम पे नहीं रखते, लो पे नहीं रखते, मीडियम पे भी नहीं रखते, फुल पूरा नॉब घुमा के कहाँ कर देते हैं उसको हाई पे करते हो ना। उस टाइम पे हाई पे करने पे पता है क्या कर रहे हो आप, करंट आप रेजिस्टेंस घटाए चले जा रहे हो, करंट फुल मैक्सिमम करंट कर देते हो भाई, जितना घर में करंट आ रहा है सारा खींच लेते। तो यहाँ पे भी देखो जब मैक्सिमम था तो 3.82 ले रहा था, लेकिन जब भाई नॉर्मल अक्टूबर नवंबर वाली सर्दियां पड़ती हैं तो हम उसको लो पे रखते हैं, मीडियम पे रखते हैं, यानी 1.64 एम्पियर टाइप का करंट दे रहे होते हैं। अब बात आती है कि इस केस में इसका रेजिस्टेंस क्या रहा होगा। जब आप मिनिमम पे ऑपरेट करा रहे थे तो रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, तो V2/I2। अभी V2 आपका कितना है 220 से ही कनेक्ट कर रखा है,
अपन में I2 1.64 या फिर 18/11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 220 इंटू 11/18, ठीक है। तो आप जब मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो यू विल गेट समथिंग अराउंड 134.15 ओम यार्ड। तो जब हीटिंग मिनिमम थी तो रेजिस्टेंस 134.15 था और जब हीटिंग मैक्सिमम थी तो रेजिस्टेंस 57.64 थी। अब बेसिकली रेजिस्टेंस घटाकर करंट बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इससे वो ज्यादा तेज काम करने लगता है। देखो हीट वाले केस में आप जब ओम्स लॉ और जूल्स लॉ लगाओगे तो जूल्स लॉ में कौन कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूलेज फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कौन कौन सा फॉर्मूला लग सकता है बेटा, गौर से देखो, मैं लिखवा देता हूं आपको। एक तो लिख सकता है H इज इक्वल टू VIT। H इज इक्वल टू क्या लग सकता है, VIT। एक लग सकता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। एक लग सकता है H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई RT, ठीक है, ठीक है, V स्क्वायर बाई RT। और एक लग सकता है H इज इक्वल टू VQ। कौन सा लग सकता है, VQ, ठीक है। VQ याद होगा आपको, VQ अपॉन में T/T से T कैंसिल हो जाता है, इसलिए VQ भी लग सकता है। H इज इक्वल टू VQ। ये सारे फॉर्मूले आपके लग सकते हैं। अब मैं बता दूं ये आपका किस में लगेगा, सीरीज में, और ये आपका लगेगा पैरेलल में। पर अगर आपको ये सीरीज पैरेलल याद नहीं रहता तो एटलीस्ट बेटा आपको ये चार फॉर्मूले याद रखने हैं। वैसे ये सब एक दूसरे से ही आए हुए हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से ही आए हैं, ठीक है ना। पर आपको ये फॉर्मूले फिर भी चारों याद कर लेने हैं। इन चारों में से कोई ना कोई लग जाएगा और आपका आंसर बड़ी इजीली निकल जाएगा, ठीक है। एग्जांपल 12.11 देखिए आप सभी लोग। एग्जांपल 12.11, ठीक है, एग्जांपल 12.11। तो कह रहा है कि 100 जूल ऑफ हीट। तो हीट कितनी निकली है, 100 जूल। ईच सेकेंड, ईच सेकेंड का मतलब टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड। इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, आर कितना दिया है, 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी V निकालना। अब आपके पास चारों फॉर्मूले हैं, तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं चारों फॉर्मूले कॉर्नर पे लिख लो। तो देखो फिलहाल तो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है, चारों फॉर्मूले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही। अब आप देखो कौन सा लग सकता है। VIT वाला नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास I नहीं है, और R दिया, R भी नहीं है। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये भी नहीं लग सकता, ठीक है। तो बचता क्या है, V स्क्वायर बाई R। तो मेरे पास V स्क्वायर भी है, ठीक है, H है, V है, नहीं V नहीं है, ठीक है, और R है, T है। तो लग कौन सा सकता है, देख लो। अगर आप यही वाला लगा देंगे तो इससे देखो हमारे पास H भी है, R भी है, T भी है, सिर्फ क्या चाहिए, V चाहिए ना, निकल आएगा। तो देखो कोई भी लगा सकते हो, सबसे आ जाएगा, लेकिन इजी वाला ये है, X इज इक्वल टू V स्क्वायर। तो यूजिंग H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई RT, ठीक है। तो देखो हमें निकालना क्या है, V स्क्वायर निकालना है। पहले हम V स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, V स्क्वायर। तो मेरा V स्क्वायर पता है कैसे आता, H इंटू R, नीचे का R उधर चला जाएगा और T कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो बेटा देखो V स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, H कितना था, 100 इंटू 4 अपॉन में 1, ठीक है, अपॉन में कितना 1। तो 400 इज इक्वल टू V स्क्वायर। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, 20 वोल्ट। अब अगर ना आप, मैं बता रहा हूं, अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगाते ना बेटा, देखो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो इससे थोड़ा लंबा पड़ जाता। देखो H हमारे पास देखो कितना है, 100, I स्क्वायर मुझे नहीं पता है, R मुझे पता है 4, और टाइम कितना है 1। तो 100 इज इक्वल टू क्या आ जाता, I स्क्वायर इंटू 4, 4 उधर जाता, तो 25 इज इक्वल टू I स्क्वायर। तो I मेरा कितना आ जाता, 5 एम्पियर। और मुझे पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I मेरा कितना आया 5 और R कितना है 4, 20 वोल्ट। तो ऐसे भी आ जाता, पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, ये डायरेक्ट था। एक भी फॉर्मूला याद है तो दूसरा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इन टेक्स्ट और
पेज 218 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है 218 क्वेश्चन नंबर 1 कि why does the cord of an electric heater does not glow while the heating element does। जिस तार से बिजली जा रही है वो नहीं जलता, लेकिन वो हीटिंग एलिमेंट जो है वो जलता भी है, चमकता भी है, क्यों? तो आंसर देखिए, द हीटिंग एलिमेंट of the heater is made up of alloy। किससे बना होता है? alloy। और उसका रेजिस्टिविटी कैसा होता है? बहुत ज्यादा हाई alloy, ठीक है, which has very high resistance। जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। तो जब इसके अंदर से करंट बहता है, so when current flows through the heating element, it becomes कैसा हो जाता है ये? तो it becomes too hot and glows red। और वो हीटिंग एलिमेंट कैसा जलने लगता है? लाल लाल दिखाई देने लगता है। बट जो कॉर्ड का रेजिस्टेंस होता है, बट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड which is usually very low। और किससे बना होता है? कॉपर या एल्यूमिनियम से बना होता है। तो which is usually, but the resistance of the cord which is usually of copper and aluminium is very low, so it does not glow। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? कंप्यूट द हीट जनरेटेड, यानी H निकालना है आपको, H निकालना है बाय ट्रांसफरिंग 9600 कूलम ऑफ चार्ज। Q कितना दिया है? 96,000 है, 1000 कूलम। चार्ज कितना दिया है? 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। कितने टाइम में? 1 आवर में। टाइम कितना दिया? 1 आवर। और आपको पता है आर की ऐसा यूनिट क्या होती है? नहीं सॉरी, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड्स होती है। तो 3600 सेकंड्स होते हैं। 16 into 60 करना पड़ेगा, ठीक है। थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V कितना दिया है? 50 वोल्ट। V कितना दिया है? 50 वोल्ट। तो हमें पता है, मैं बता देता हूं कि हमारे पास फॉर्मूला होता था H is equal to VI/T। और हमें पता है कि जो हमारा I होता है ना, वो Q/T होता था ना। और इसको T से मल्टीप्लाई करोगे तो T से T कट जाएगा, तो H is equal to क्या हो जाएगा? VQ। H is equal to क्या जाएगा? VQ। तो देखो भाई, H is equal to बेटा V हमारा कितना है? 50। V कितना है? 50 into 96,000। तो देखो 96 into 5 करते हो 480 आ जाता है। और उसके पीछे गिने 4 जीरो और लगाने, एक ये लगाना है और 3 ये, ठीक है, 3 ये। स्टैंडर्ड रूल ऑफ मैथ्स या साइंटिफिक नोटेशन जिसे कहते हैं, वो ये कहता है फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो 4.8 into 10 की पावर। अब पॉइंट के पीछे कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जूल। तो इतनी हीट ट्रांसफर होगी। 4.8 into 10 की पावर 6 जूल ऑफ हीट ट्रांसफर होगी जब आप 96,000 कूलम चार्ज को क्या बोलते हैं 50 वोल्ट के अक्रॉस 1 घंटे तक सप्लाई करते हैं। और खुद देखो ना, वो टाइम जो 1 आवर दिया है वो 3600 से मल्टीप्लाई करके भी कुछ ज्यादा खास आंसर आना नहीं है। तो टी से टी कैंसिल ही होना, तो इसलिए आप यही आंसर, ये वाला फॉर्मूला लगा के इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3
एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, आर है इसका 20 ओम, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, आई कितना दिया 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड्स, टी कितना दिया है, हमारे पास फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बस कुछ नहीं करना, 5 5 जा इंटू 20 इंटू 30, तो 5 5 जा 25, 15,000 जूल, 15,000 जूल लिख सकते हैं, इजीली पढ़ने में आता है तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन वो 4 8 के पीछे इतने सारे जीरोस वो पढ़ने में नहीं आते, इसलिए उसको ऐसे करना पड़ता है। क्लियर कट 15,000 जूल पढ़ने में आ रहा था, 15,000 जूल ही लिख सकते हैं आप, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट of electric current, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, जब कभी भी आप किसी कंडक्टर को करंट देते हो, ठीक है, कंटिन्यूअसली एक टाइम तक करंट देते हो, तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या होता है, हीट डेवलप होने लगती है, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते थे, हीटिंग इफेक्ट, क्या बोलते थे, हीटिंग इफेक्ट। लेकिन इस हीटिंग इफेक्ट जनरली ये अनडिजायरेबल है, आपकी टीवी टाइम के साथ गर्म हो जाए आपके लिए अनडिजायरेबल है, आपका मोबाइल गर्म हो जाए आपके लिए अनडिजायरेबल, आपका पीसी गर्म हो जाए इट्स अनडिजायरेबल, आपका पंखा गर्म हो जाए अनडिजायरेबल है आपके लिए, ठीक है, थोड़ी देर बाद गर्म हवा फेंकने लग जाएगा, खुद ही गर्मी में यही होता है, खुद भी गर्म होता है और गर्म हवा फेंकने लगता है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पे क्यों अनडिजायरेबल है आपका ये कंप्यूटर गर्म, टीवी गर्म होना, मोबाइल गर्म होना, एक्चुअल में क्या होता है, इनके अंदर जो हीट डेवलप होती है, जब ये करंट खाकर हीट जनरेट करना शुरू करते हैं, वो हीट क्या करती है, इनके आईसीज जो इनके अंदर प्रेजेंट है, आईसी है और बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस के अंदर, एलईडी होता है, आईसी होती हैं, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस होते हैं, इन सबके क्या करता है, धीरे धीरे प्रॉपर्टीज बदल देती है, वो हीट गर्म होने से क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी बदलने लग जाती है और धीरे धीरे वो मिसबिहेव करना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो डिवाइस धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कोई भी डिवाइस बहुत लंबे समय तक, पूरे टीवी को 24 घंटे चलाते रहो, उसकी लाइफ स्पैन धीरे धीरे घट जाएगी, समझ में आ रही है, क्योंकि पूरा दिन गर्म होता रहता है, गर्म होके इनके अंदर जो आईसी है, रेजिस्टेंस है, धीरे 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 उनकी प्रॉपर्टीज आल्टर हो जाती है, यानी बदल जाती है, ठीक है, तो भैया मतलब हमारा डिवाइस खराब हो सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए हीटिंग इफेक्ट मतलब अच्छा है कि नुकसानदायक, तो यहाँ पे आपका जो हीटिंग इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। भैया मैंने अभी मान लो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 1 लाख की टीवी खरीदी और उसको पूरा दिन 24 घंटे चला रहे हो, 1 साल बाद खराब हो जाए तो मेरा तो पैसा बर्बाद गया, ये अनडिजायरेबल है क्योंकि वो खराब हो रहा है। बट तो बहुत सारे लगभग मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपका एसी, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपका पीसी एंड दिस थिंग पेन टैब, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां जो आती है, इन सब में तो हीट अनडिजायरेबल है ही है। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैं किसको बोलता था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो 6 वोल्ट से नीचे काम करते थे, पर आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 20 वोल्ट तक जाते हैं, जो फास्ट चार्जर आते हैं ना, कभी उन पे देखना, ठीक है, उन पे और भी ज्यादा कर दिया है, समझ में आ गई। जनरली 6 वोल्ट की डेफिनेशन होती है जो 6 वोल्ट पे काम करते हैं, ठीक है, 220 तो चाहिए, वो अंदर ट्रांसफार्मर लगा उसको 6 में मार देता है, डाउन मार देता है, बात समझ में आ गई आपको। तो ये सारे डिवाइसेस, इनमें तो भैया खतरनाक है, इनकी प्रॉपर्टीज बदलेंगी उस हीट से, कंटिन्यूस चलने की वजह से, जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी और वो धीरे धीरे टाइम के साथ खराब हो जाएगा। बट हर जगह खराब नहीं है, आपका हीटर, आपका गीजर, आपका इलेक्ट्रिक आयरन, आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर, वहां तो फायदेमंद है, जितना ज्यादा गर्म करे उतना अच्छा, समझ में आ गई बात। अब माइक्रोवेव अवन को आप यहाँ मत लेके आना, दिस इज समथिंग डिफरेंट। माइक्रोवेव अवन जो है ना, वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम नहीं करता, वो भैया अलग है, वो हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं। अगर वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करते ना,
तो जब आप माइक्रोवेव ओवन के अंदर आलू पन्नी में रख के पकने रखते हो, देखा है कई लोगों ने, पॉलीथिन में आलू बांटते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और रख देते हैं। पॉलीथिन हल्की सी गर्म होती है क्योंकि वो पानी गर्म हुआ था, आलू गर्म हुआ था, पॉलीथिन जलती नहीं है। यही तवे के ऊपर करके देख लो, पन्नी रखना और पन्नी के ऊपर क्या होता है, चिपक जाएगी। ठीक है, वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग नहीं है। तो माइक्रोवेव ओवन आप यहाँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे आपका काम नहीं करता, जबरदस्ती घुसाना भी नहीं। ठीक है, मैं आपके हीटर गीजर की बात कर रहा हूँ, मैं आपके और जितने भी टोस्टर है, आयरन है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये सब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करते हैं, उनमें जितनी हीट डेवलप हो मेरे लिए उतना अच्छा है। तो यहाँ पे डिजायरेबल। ऐसे ही मेरा जो इलेक्ट्रिक बल्ब आता था, टंगस्टन बल्ब पुराना वाला, ये एलईडी बल्ब होते हैं, इनमें छोटा सा एक दाना टाइप का होता है, एलईडी बोलते हैं उसको। वो पर्टिकुलर वो लाइट एमिटिंग डायोड, उससे लाइट निकलती है। पहले वाला फिलामेंट होता था, वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। उसका फिलामेंट जब गर्म होगा, जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा ग्लो करेगा, हीटिंग इफेक्ट है। पुराने जमाने में फ्यूज होते थे, किस पे काम करते थे, हीटिंग इफेक्ट पे काम करते थे। ठीक है, सब चीजें बताऊंगा मैं आपको। अभी एमसीबी आ गई, ऐसा वाला सर्किट आ गया है, इसमें स्प्रिंग लगी होती है, गिर जाता है फिर ऊपर हो जाता है। ठीक है, अभी हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता, इनका अलग केस है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है चीजें कि a coin has two faces, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, सेम इनके साथ है। जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, यानी हीटिंग इफेक्ट है करंट का, डिजायरेबल भी है, अनडिजायरेबल भी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि why, ठीक है, why heat is undesirable in, ठीक है, why heat is undesirable in some cases, कुछ केसेस में, in some cases of heating effect of electric current, in some cases of heating effect of electric current। मतलब क्वेश्चन ये है कि करंट की वजह से जनरेट होने वाली हीट कुछ केसेस में अनडिजायरेबल क्यों है। ठीक है, तो भैया इसका आंसर ये है कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स the unavoidable का मतलब ऐसी हीट जिसे आप रोक ही नहीं सकते। द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट्स, द टेम्परेचर ऑफ द components and alter their properties। और क्या करता है फिर उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को अल्टर कर देता है। ठीक है, alter their properties which results in short life of इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। जिससे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की लाइफ स्पैन क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, कि वेयर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिजायरेबल। कहाँ पे डिजायरेबल है, मतलब कहाँ पे ये यूजफुल है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिजायरेबल। तो आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ था, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, एक्चुअल में ये बोला जाता है, इसको हम लोग प्रेस बोल देते हैं, एकदम छोटा सा। इलेक्ट्रिक टोस्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन,
इलेक्ट्रिक माइक्रोवेव ओवन नहीं बोला, इलेक्ट्रिक ओवन बोला, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केटल, ओवन का मतलब भट्टी होता है। भट्टी तीन तरीके की है, माइक्रोवेव भी है, इलेक्ट्रिक भी है, और वो पुराने जमाने में जहाँ ब्रेड बनती थी वो ईंटों का टाइप का बना के आते थे। इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड माइक्रोवेव होते हैं आप लोगों के। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ETC, ठीक है, आर सम ऑफ द, ठीक है, आर सम ऑफ द familiar devices based on Joule's heating। ये सब जूल्स की हीटिंग पे काम। तो भैया जो इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का, वो यूज किया जाता है बल्ब में भी। आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें भी हीटिंग इफेक्ट ही यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो फिलामेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा हीट जो है, जो जनरेट हो रही है, ज्यादा से ज्यादा जो हीट जनरेट हो रही है उसको रिटेन करके रखना है, रोक के रखना है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बल्ब के फिलामेंट को ऐसे सब्सटेंस से बनाते हैं जिसका पहले तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट रोके, सो दैट ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो। फिर अब ज्यादा से ज्यादा हीट रोकनी है, यानी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि इजीली मेल्ट ना हो जाए, ठीक है, ताकि इजीली मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा हीट रोकेगा उतना ज्यादा गर्म होगा और उतना ज्यादा एमिट, ग्लो करेगा, लाइट एमिट करेगा, यानी उतना ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर, इतने हाई टेम्परेचर पे मेल्ट भी नहीं करना चाहिए। तो एक ऐसा सब्सटेंस लिया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और वो सब्सटेंस है टंगस्टन, and the melting point of tungsten is 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बुक में दिया है, ठीक है। फिर अब ऐसा नहीं कि बल्ब का जो स्ट्रक्चर है वो ले लिया और फिलामेंट ले लिया और हवा में लटका दिया, नहीं। फिर क्या होगा, किसी दिन हवा आएगी और फिलामेंट से टकराएगी, फिलामेंट के दो टुकड़े हो जाएंगे। अब किसी दिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो उसका भी फर्क पड़ेगा उस फिलामेंट में। तो इसीलिए से थर्मली आइसोलेटेड, बाहर की ठंड या हीट से आइसोलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कांच में बंद कर देते हैं, ग्लास के केस में बंद कर देते हैं, ठीक है। समझ में आई, सब बात समझ आई। इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ता है कि अब उस फिलामेंट की, क्योंकि वो कांच के अंदर बंद हो गया, अब हम उसके साथ छेड़छाड़ तो कर नहीं सकते हैं। मान लो किसी दिन टूट जाए या तुरंत टूट जाए, तो उस फिलामेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके अंदर इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन दोनों डाल देते हैं। इससे क्या होता है, उसकी लाइफ जो है, फिलामेंट की लाइफ बढ़ जाती है। तो जितनी भी पावर बल्ब कंज्यूम करता है उसका 90 to 95% जो है वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, हीट में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, हीट में। और एक बहुत छोटा पार्ट, और इस इलेक्ट्रिक पावर का बहुत छोटा पार्ट जो है वो आपको लाइट के तौर पे दिखाई देता है। समझ में आ गई बात, एक बहुत छोटा सा पार्ट लाइट के तौर पे दिखाई देता है, ठीक है। तो जो दूसरा कॉमन एप्लीकेशन है जूल्स हीटिंग का इज द फ्यूज, ठीक है। वो क्या है, फ्यूज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज होता है। तो उससे पहले ना अपन बल्ब वाले लिख लेते हैं। तो बात आती है इलेक्ट्रिक बल्ब की, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है भैया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो प्रिंसिपल है वो अगेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ही है। तो द इलेक्ट्रिक बल्ब लिख दो, works on the principle of Joule's law of heating। Joule's law of heating पे ही काम करता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात देखिए, तो क्या होता है इसमें भाई कि द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब
ठीक है, द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब हैव टू, ठीक है, हैव टू रिटेन है, ठीक है, हैव टू रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज पॉसिबल, जितनी ज्यादा हीट जनरेट हुई हो उतनी ही ज्यादा उसको रोकनी पड़ेगी, ठीक है, क्यों, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गर्म होकर ग्लो करे, सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गर्म हो, एंड एमिट्स लाइट, यानी ग्लो करना, और लाइट एमिट करे या ग्लो करे, ठीक है। तो और दूसरी चीज, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होना चाहिए, इट मस्ट नॉट, ठीक है, इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, इट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है कि why tungsten is used as, ठीक है, why tungsten is used as filament of the electric bulb, ठीक है। तो टंगस्टन जो है ना बेटा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, तो स्ट्रॉन्ग मेटल such as tungsten has very high melting point, आपको याद रखनी है वैल्यूज की, तो दिस इज 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड ऑल्सो हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस भी कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टिविटी, एंड हैज वेरी हाई रेजिस्टिविटी भी कैसी होती है इसकी, हाई होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी कैसी होती है बेटा इसकी, हाई होती है, ठीक है, ठीक है। तो a strong metal such as tungsten has very high melting point and also has very high resistivity, ठीक है, so it is used as filament of the electric bulb, तो इसलिए इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के तौर पे यूज किया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि why an electric bulb is placed in glass, कांच में क्यों बंद किया जाता है, ताकि उसको थर्मली आइसोलेट किया जा सके, ठीक है। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब मस्ट बी, ठीक है, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब मस्ट बी थर्मली आइसोलेटेड, मतलब उसको हीट नहीं लगनी चाहिए और बाहर की ठंड नहीं लगनी चाहिए, तो द फिलामेंट ऑफ द बल्ब मस्ट बी थर्मली आइसोलेटेड as much as possible, so it is placed in glass, तो कहाँ रख देते हैं इसको भैया, ग्लास में रख देते हैं, कोई दिक्कत बेटा, श्योर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि why, ठीक है, inactive नाइट्रोजन एंड आर्गन, ठीक है, why inactive नाइट्रोजन एंड आर्गन is filled in, ठीक है, is filled in the glass of electric bulb, उस कांच के अंदर ये गैसेस क्यों बढ़ दी जाती है, तो भैया इनका काम ये इनएक्टिव है,
तो ये क्या करती है, फिलामेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग यानी बढ़ा देती है, ठीक है। तो द बल्ब्स, द इलेक्ट्रिक बल्ब्स are usually filled with, ठीक है, are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon, ठीक है, नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस to prolong the life of filament, to prolong यानी बढ़ाना, to prolong the life of filament. तो most of the power consumed by the filament appears as heat. जितनी पावर बल्ब कंज्यूम करता है वो ज्यादातर किसमें, हीट में नजर आती है, बट अ स्मॉल part of it in the form of light radiated. अब सवाल आपका ये उठ रहा होगा, टंगस्टन की जगह आयरन कॉपर लगा देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, थोड़ी देर तो चलेगा, उसके बाद टूट जाएगा, फिर नया खरीद के लेके आना। तो बेटा बात आती है अभी इलेक्ट्रिक फ्यूज की। तो यू गाइस आर नॉट फैमिलियर विद दिस थिंग, मैं बता देता हूँ आपको, देखने की कोशिश करना, बहुत सी चीजें याद आ जाएंगी आपको, ठीक है। बस आप समझना कि पुराने जमाने में आज भी आप लोगों के घर अगर पुराने टाइम के बने हुए हैं और अभी ज्यादा रिनोवेशन वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन एक कि ना, एक पोर्सलिन चाइनीज मिट्टी जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, चीनी मिट्टी, उसका ना जहाँ पे मीटर लगा होता है उसी के पास में ना चीनी मिट्टी का एक बड़ा सा एक ऐसा क्यूबोइडल शेप का एक डब्बा सा लगा होता है, उसमें देखोगे 2 छेद होते हैं, ठीक है, और छेद के ये तो इधर पीछे साइड जो आपको दिखाई दे रही है, और उसकी दूसरी अंदर की साइड में ना ऐसा सा एक वो निकला होता है, प्लग सा, एक इधर से ऐसा लगा हुआ होता है। अब इन छेदों के बीच, ये 2 छेद है ना, जो इनके बीच में अंदर की तरफ से क्या करते हैं अपन, एक वायर फंसा रखे होते हैं सीधा, ठीक है। ये पूरा डिवाइस जो है ना, ये पूरा डिवाइस, इसको इलेक्ट्रिक फ्यूज बोलते हैं। ये जो चीज है, दिस इज फ्यूज वायर, ये रेड वाला तो फ्यूज वायर है बेटा, ये खाली इसकी बात करूं, ये वाला, ये इसको पोर्सलिन बोलते हैं, पोर्सलिन केस, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सी दिक्कत होगी, मेरे को एक्चुअल में याद नहीं है, ठीक है। ये पूरा जितना दिखाई दे रहा है, द विजिबल पार्ट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। ये पूरा इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इसमें एक पोर्सलिन केस होता है आपका, एक फ्यूज वायर होता है, और वो फिर वो 2 पिन्स होते हैं, ठीक है, जिनसे करंट ड्रॉ किया जाता है। अब ये करता कैसे काम है, तो अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इनका भी प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे ही काम करते हैं। तो भैया सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्यूज की, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज is consist of a piece of wire, ठीक है, consist of a piece of wire। इसमें सारा खेल ना ये तार का है बेटा, ये सारा खेल जो है ना इस वाले तार का है, ये रेड तो मैंने सिर्फ तुम्हें एग्जांपल के लिए बना के दिखाया, तो सारा खेल किसका है, इस तार का। अब ये मेड अप ऑफ, ठीक है, मेड ऑफ अ मेटल, तो आर्यन बेटा ये मेटल का हो सकता है, और एन अलॉय का भी हो सकता है, और अलॉय किस का होगा मैं बता देता हूँ। तो एन अलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, एप्रोप्रिएट, अभी बताते हैं एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना कि टंगस्टन लगा देते, तो भैया घर में आग लगा देगा, इतना करंट खींचेगा कि अभी बताऊंगा मैं आपको, घर में पूरा एग्जांपल बताऊंगा कैसे काम करता है, ठीक है।
अगर आपने इधर टंगस्टन लगा दिया तो आपके घर के सारे डिवाइस फूक जाएंगे, आग लग जाएगी, और अगर हम रात में सो रहे होंगे तो हमारा भी बस सब खत्म ही है, कुछ नहीं बचना है। ठीक है, तो टंगस्टन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सारी चीजें बताई जाएंगी। तो जनरली क्या होता है, मेटल या फिर किसी एक अप्रोप्रिएट अलॉय जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे डिजायर के हिसाब से होता है। ठीक है, अब अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, अब कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कौन कौन सा मेटल ले सकते हैं बेटा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता। अपन कॉपर का भी ले सकते हैं, फ्यूज वायर को कॉपर से, एल्यूमिनियम से, आयरन का भी बना सकते हैं, लेड का बना सकते हैं, एक्सेट्रा, इनमें से किसी का भी बना सकते हैं। इस फ्यूज वायर को आप चाहो तो एक कॉपर का वायर लगा सकते हो, एल्यूमिनियम का वायर लगा सकते हो, आयरन का, पतला वाला मत लगाना, सबसे पतला वाला, थोड़ा मोटा होना चाहिए। पतला लगाओगे ना 2 मिनट में तक टूट जाएगा, थोड़ा मोटा होना चाहिए, ज्यादा एक फिक्स रेंज का आता है। वो डिपेंड करता है कि आपके घर का लोड कितना, आप घर में कितनी चीजें एक साथ चला रहे हो। ठीक है, कितनी चीजें आप घर में एक साथ चला रहे हो। ठीक है, तो अब बात आती है कि अब ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, तो हर एक इलेक्ट्रिक फ्यूज की एक फिक्स रेटिंग है कि अगर उससे ज्यादा करंट उसके अंदर से निकला, यानी अगर उस फ्यूज से उससे ज्यादा करंट खींचा गया तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो टूट जाएगा बीच से। जैसे ये देखो बीच से टूटेगा ना, अब तुम देखो जैसे अगर मान लो इस वायर को बीच से उड़ा दो, मान लो यहाँ से ऐसे करके मैंने ये तोड़ दिया, ये ऐसे करके बीच से टूट गया। एक सुनो, एक क्या हुआ, लिमिट का था, ये फ्यूज एक लिमिट का आता है, इसकी रेंज होती है। अगर उससे ज्यादा करंट इसके अंदर से खींचा, देखेगा 5 मिनट 2-3 मिनट देखेगा, अच्छा मैं तो 10 एम्पियर का हूँ, मेरे से 15 एम्पियर क्यों खींच रहा है, चल कोई बात नहीं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट देखेगा, उसके बाद कहेगा अच्छा, फिर इसका जो सब्र का बांध टूटेगा, यानी जब इसके मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे रीच होना शुरू होगा, वंस जब फ्यूज वायर अपने मेल्टिंग पॉइंट तक आ जाएगा, बीच से टूट जाएगा, क्या भाड़ में जाओ, नहीं जाने जरा बिजली को। ठीक है, और जैसे ये बीच से टूट जाएगा तो तुम्हारे घर में अब मीटर से, देखो मीटर से एमसीबी में घुसता है, ना कि एमसीबी से मीटर में। घर में करंट कहाँ से घुस रहा है, पहले मीटर से, फिर कहाँ घुसा है करंट, एमसीबी में। ठीक है, तो क्या होगा, पहले ये मीटर एमसीबी की जगह फ्यूज होता था, तो क्या होता था कि उस टाइम पे फ्यूज क्या करता था कि भाई देखता था, इंतजार करता था, अच्छा मैं 10 एम्पियर का 16 एम्पियर का खींचे जा रहा है, 1-2 मिनट तो देखेगा, अपना मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे, इसका टेम्परेचर, इस वायर का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके सब्र का बांध है इसका मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ही उससे ज्यादा टेम्परेचर इसके अंदर से गुजरा, तक बीच से टूट जाता है। अब अंदर ही सर्किट ब्रेक हो चुका है, अब करंट जो है ना वो मीटर से वहां तक तो आ रहा है, फ्यूज तक, पर आगे नहीं जा रहा, क्यों, बीच का रास्ता टूट गया। बीच का रास्ता क्या हुआ, टूट गया। तो इस तरीके से क्या करता है, आपके घर में जब भी एक फिक्स रेंज से ज्यादा करंट विड्रॉ होता है तो ये इसको रोके, खुद टूट जाता है, सर्किट ब्रेक कर देता है, और जो है वो क्या बोलते हैं, फिर ये आगे करंट को पास नहीं होने देता। फिर आपको क्या करना पड़ता है, नया फ्यूज वायर। अच्छा, तो इसको सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हमें इससे वो काम करवाना है, करके सारे डिवाइस बचवाने हैं। तो आपको पता है कि अगर हम इसको पूरे सर्किट के सीरीज में लगा देंगे तो हमें पता है सीरीज में एक भी कंपोनेंट ने काम करना बंद किया तो सारे बंद कर देंगे। इसीलिए हमेशा इस फ्यूज वायर को घर में मेन एमसीबी, मेन सर्किट के सीरीज में, जहां से करंट आता है वहां सीरीज में लगाया जा रहा है। एक ही लाइन में लगे, आप देख लो मीटर और एमसीबी एक ही लाइन में लगे, ठीक है, सीरीज में लगा देते हैं। क्योंकि जैसे ही फ्यूज टूटा, आगे पैरेलल कर दो कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मीटर जहां से करंट घुस रहा है वो आपका मीटर है, मीटर से एमसीबी में जा रहा है ना, पहले फ्यूज होता था, तो वो सीरीज में है। अभी देखो आपका फ्यूज टूट गया तो बाकी आगे पीछे जितने भी जिस भी ऑर्डर में लगे वो सब काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि एक कंपोनेंट सीरीज में टूटता है तो सारा सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या करता है, खुद टूटता है, मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट हो जाता है, ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है, पूरा सर्किट ब्रेक डाउन कर देता है, आपके घर को आग से भी बचाता है, ठीक है, अदरवाइज, ठीक है, आपके घर को आग से बचाता है, सामान को आग से बचाता है, और सामान को खराब होने से भी बचाता है, ठीक है। तो ये काम होता है आपके इलेक्ट्रिक फ्यूज का, और ये अलग अलग रेटिंग में आता है। ये आपके घर में जितनी भी एक्सटेंशन रॉड होती है, देखिए मल्टीप्लग्स जिसे बोलते हैं, 5-6 घुसा सकते हैं उसमें। कभी देखना ना, छोटी सी नॉब होती है रेड कलर की, घुमाओगे ना गोल गोल सिलेंड्रिकल शेप का निकलेगा, उसमें एक वायर निकलती है पतली सी,
अभी आर्यन के घर पे है नहीं, अदरवाइज मैं तुम्हें दिखाता। तो उसमें ना अभी गोल गोल घुमाओगे, खींचोगे तो उसमें कांच की पतली सी स्ट्रिप दिखती है, उसमें अंदर गौर से देखोगे तो ना कॉपर सा वायर होता है, वो 2 एम्पियर का होता है फ्यूज। ठीक है, कितने एम्पियर का होता है? 2। पुराने जमाने में 16 एम्पियर 18 एम्पियर का लगाया जाता था। ठीक है, तो अगर आपका फ्यूज वायर टूट जाता है तो आपको अगेन फिर इस फ्यूज वायर को रिप्लेस करना पड़ता है। क्या करता है तो देखो, करता क्या है कि भाई इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यूज स्पेसिफाइड वैल्यू मतलब फ्यूज की पावर आती है, फिक्स आती है कि इतने एम्पियर का फ्यूज होता है। अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो करता है तो इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यूज फ्लोज, इसके अक्रॉस फ्लो कर जाए, फ्लोज थ्रू द सर्किट से फ्लो कर जाए, तो क्या होगा? द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेस। द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर फ्यूज के वायर का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होता रहेगा। कब तक? जब तक कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। और जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा वो मेल्ट हो जाएगा, ब्रेकिंग द सर्किट टूट जाएगा। ठीक है, तो this the fuse melts the fuse wire and breaks the circuit ठीक है, सर्किट को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन था, ये आपकी वर्किंग थी फ्यूज की, ऊपर प्रिंसिपल लिखा था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में एक पार्ट और आ जाता है कि जनरली इसको क्या करते हैं, कार्ट्रिज में जो कि पोर्सलिन या सिमिलर चीज से बना होता है, तो द फ्यूज वायर इज यूजुअली एनकेस्ड, यानी रखा जाता है, एनकेस्ड इन अ कार्ट्रिज, ठीक है, ऑफ पोर्सलिन स्पेलिंग थोड़ी सी गलत थी, पोर्सलिन कार्ट्रिज की तो CARTRIDG कार्ट्रिज, पोर्सलिन और सिमिलर मटेरियल विद मेटल, ठीक है, विद मेटल एंड्स। वो जो तो पिन निकाली थी ना, उनको मेटल एंड बोलते हैं, हम 2 पिन को क्या बोलते हैं? मेटल एंड। वो जाके घुस जाती हैं ऐसे सर्किट में, फिर उन्हीं से आगे की करंट पास होता है। ठीक है, अच्छा, अगर जब फ्यूज वायर मेल्ट कर जाता था तो आपको क्या करना पड़ता था? एक नया फ्यूज वायर दोबारा से लगाना पड़ता था कि once the fuse wire melts, we need to replace it with a new wire। तो अपन क्या करते थे? उसको रिप्लेस करते थे एक नए वायर से, with a new wire। अभी यहाँ पे ना मैं न्यू ढंग से लिख दूँ, नहीं तो तुम लोग ना इसमें वो, आज मैं एग्जांपल देख के आया था DNA कॉपी का, वो कर दोगे। तो once the fuse wire melts, we need to replace it with a new wire। ठीक है, uses या advantages of using, अच्छा एक चीज मेन चीज जो मैं बताना भूल ही गया था कि एक फ्यूज को ना हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्यों? तो क्वेश्चन, व्हाई अ फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज। एक भी खराब हो गया, हाँ, एक फ्यूज को क्या करते हैं अपन? सीरीज में क्यों प्लेस करते हैं? व्हाई अ फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो इन सीरीज if one component fails to operate all the components
ऑल्सो नॉट वर्क, वो भी काम नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात, इसलिए इसको सीरीज में रखा जाता है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारी बात आती है कि एडवांटेजेस क्या है, क्यों यूज करना चाहिए फ्यूज वायर को। तो एडवांटेजेस के नीड, एडवांटेजेस और नीड ऑफ फ्यूज वायर, नीड ऑफ फ्यूज वायर, फ्यूज वायर की नीड। तो फ्यूज वायर की नीड जो है क्या होती है कि भाई आपका फ्यूज वायर जो है वो आपके घर के इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाता है और अप्लायंसेस को भी बचाता है बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई करंट। तो भैया पहला तो ये है कि इट प्रोटेक्ट सर्किट्स, इट प्रोटेक्ट्स सर्किट्स, ये सर्किट को प्रोटेक्ट करता है और अप्लायंसेस को भी। एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ any unduly high current। It also prevents the buildings etc from fire। ज्यादा करंट पास होगा, अंदर ही अंदर आग लगेगी और फिर घर में आग लग जाएगी। तो इस तरीके से फ्यूज ज्यादा करंट को पास ही नहीं होने देता है लिमिट के बाद। तो इससे क्या हो जाता है कि भैया आपके घर की आग बच जाती है। अब जो आपके डोमेस्टिक फ्यूजेस आते हैं ना, ठीक है, जो आपके डोमेस्टिक फ्यूज आते हैं उनकी रेटिंग देखो कितनी पावर के होते हैं, मतलब एमीटर के, एम्पियर के। तो द रेटिंग ऑफ डोमेस्टिक फ्यूज, तो जो डोमेस्टिक फ्यूज होते हैं उनकी रेटिंग क्या होती है भैया। डोमेस्टिक फ्यूज की जो रेटिंग होती है जनरली 1 एम्पियर। कई जगह छोटी छोटी चीजों में 1 एम्पियर के लगे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मल्टी प्लग आता है उसमें 2 एम्पियर का होता है, ठीक है। कई जगह 3 के भी होते हैं, 5 एम्पियर के भी होते हैं, 10 एम्पियर के भी होते हैं। आजकल जो घरों में लगते हैं ना एमसीबी में 32 एम्पियर के, 64 एम्पियर के भी आते हैं। कोई बहुत अमीर है और बहुत ज्यादा उसके घर में एसी कूलर फ्रिज सब चल रहा है एक ही बार में, तो 64 एम्पियर का भी लगा लेता है, ठीक है। तो 32 एम्पियर 64 ETC 32 एम्पियर, ठीक है, 32 एम्पियर ETC, ठीक है। अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि भैया हमने कितने एम्पियर का फ्यूज यूज करना है। अगर मेरे घर में सिर्फ एक ही चीज चलती है मेन हाई पावर कंज्यूम करने वाली, जैसे सपोज कर लो कि मेरे घर पे ना मेरे घर में वोल्टेज कितना आता है, कैसे डिटरमाइनिंग द पावर ऑफ, पावर तो नहीं कह सकते, द वैल्यू ऑफ फ्यूज की कितनी वैल्यू का फ्यूज लूंगा मैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फ्यूज, कितनी वैल्यू का मैं फ्यूज लूंगा, वो कैसे पता चलेगा। डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ फ्यूज। जैसे सपोज कर लो मेरे पास 220 वोल्ट इतनी आती है घर में, और मेरे पास 1 किलोवाट की 1000 वाट की, यानी लोड या रेजिस्टेंस कितना है मेरे घर में, ये पावर कहते हैं इसको, एक्चुअली में पावर कहते हैं, पावर, ठीक है। पावर जो है वो 1000 वाट का, जिसे 1 किलोवाट बोला जाता है, 1 किलोवाट बोला जाता है। इतनी पावर का हमारे पास, इतनी पावर का इलेक्ट्रिक आयरन, और इसको मैंने चला दिया। मेरे को ये पता करना हो भैया मेरे को अपने घर में कितने पावर, मतलब कितने एम्पियर का फ्यूज चाहिए, तो पता है एक फॉर्मूला पता है हमें, P = IV। मुझे पता है कि फ्यूज एम्पियर्स में आता है, तो मैं यहाँ से P/V करके I निकाल सकता हूँ। तो P कितना है मेरा 1000 अपॉन में 220 = I। तो अगर मैं करूंगा इसको तो 4.54 एम्पियर। मार्केट में जाओगे इसका नहीं मिलेगा, तो थोड़ा इससे ऊपर का ही लूंगा। तो राउंड ऑफ करके देखा तो ऑलमोस्ट 5 एम्पियर का फ्यूज मेरे
अगर घर में आयरन है और पंखा या फिर एक बल्ब जलता है एट अ टाइम, तो इससे काम कर जाएगा, इतना काम कर जाएगा। अब देखो तुम्हारा एक्चुअल में फ्यूज होता क्या, कैसे काम कर रहा होता है, एक बहुत बड़े एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ तुम्हारा एक समझिए आपकी ये मीटर लगा हुआ है घर में, BSES, ठीक है, BSES का मीटर लगता है दिल्ली में। और उसके बाद इस मीटर के जस्ट बाद मान लो कि पहले के टाइम पे यहाँ से 2 तार जाते हैं ऐसे करके, एक ये गया, ठीक है। अभी इधर एक आपने फ्यूज लगा रखा है भाई, ठीक है। अब फ्यूज में अपना एक वायर है फ्यूज का, तो एक वायर जो जाएगा ना बेटा आपका, अब इधर सॉकेट लगा रखे होंगे आपने ऐसे करके, एक सॉकेट इधर होगा, पिन मतलब, तो अब आप देख लो आपका एक पिन इधर से निकल रहा होगा, एक इधर से निकल रहा होगा, तो एक वायर जाके नीचे लग जाएगा और एक ऐसे करके ऊपर से पीछे आ रहा होगा, ठीक है, एक ऊपर जाके लग जाएगा आपका। ओहो, तो एक आपका कहीं ऊपर से चला जा रहा है, कैसे चला जाता है, ऐसे लगा देते हैं। ओहो, और एक जो है लाल वाला आपका ऐसे करके मान लो ऊपर वाले में कनेक्ट करते हैं, पीछे से कनेक्ट है, दिखाई नहीं देते, ठीक है। और बाकी ये सप्लाई जो है आपके घर में जा रही है, ये दो काले से नॉब निकले ना, यहाँ से आपके घर को करंट जा रहा है, ये सीरीज में, इसके बाद आपके घर में आगे पैरेलल में करंट जा रहा है। अब मान लो एट अ टाइम मैंने क्या कर रखा है, इधर तमाशा खेल रखा है, यहाँ पे तमाशा चल रहा है, इधर समझ लो इधर क्या चल रहा है आगे घर में ना हमारे, ये मान लो घर में लाइट जा रही थी, यहाँ तमाशा शुरू हुआ कि 5 कमरे हैं, पहले कमरे में किसी ने क्या किया, एक एसी चला दी जो कि 15 एम्पियर पे काम करती है, एसी चला दी। अगले कमरे में किसी ने फिर वही एसी चला दी, 15 एम्पियर पे काम करती है। अमीर घर के लोग हैं, 5-5 कमरे तो अमीर ही होंगे, इधर AC 2 चला दी, ठीक है। फिर मम्मी की आवाज आई, पानी खत्म हो गया, हिमाद्री बेटा पानी चला दो, मोटर चालू कर दिया, समरिया मोटर चालू कर दिया, इधर लोग 15 एम्पियर पे काम करता है, मोटर चला दिया, ये भारी 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 लोड बता रहा हूँ। फिर वो हिमाद्री की छोटी भाई है, जो भी बहन था, ठीक है, हिमाद्री की जो भी छोटी भाई या बहन थी, उसने क्या कर दिया कि उसने ना भाई एक टीवी चला ली 5 एम्पियर, उधर पिताजी ऑफिस के लिए, उधर पिताजी जो है ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे, आयरन लेके बैठ गए कपड़े पर, 10 एम्पियर। घर में जो फ्यूज लगा था उस पे, पहले मान लो फ्यूज लगा था, उस पे क्लियर कट लिखा था, भैया मेरे में 64 एम्पियर से ज्यादा नहीं झेल पाऊंगा, 64 एम्पियर से ज्यादा नहीं झेल पाऊंगा। अब सुनो भाई यहाँ, ठीक है, अभी सुनते हैं अपन कि, अभी रुको, फिर ना अभी भी माने नहीं, 1 2 3 4 ही तो कमरे हुए हैं। अभी क्या हुआ कि इमादरी के घर में एक जना और आ गया, मिक्स खाना बहुत अच्छा बनाता है, लेके मिक्सी बैठ गया, वो मिक्सर किचन में सेम टाइम पे, इधर भी 15 एम्पियर का रहता है, फुल पावर पे गुर्र इडली बन रही है आज इनके किचन में, ठीक है, सैंड्रा आई थी आज इडली बनाने, फुल पावर पे मिक्सी गिर चल रही है। अब देखा हमने टोटल करंट देखते हैं अपन, तो टोटल करंट क्या हो गया भैया, देखो 15 15 15 15 कितने हो गए, 60 70 75, टोटल करंट तो 75 एम्पियर खींचा जा रहा है। फ्यूज की पावर कितनी है, 64, थोड़ी देर तो इंतजार करेगा, वैसे इतने के आते नहीं घर में, 64 एम्पियर मैंने बहुत बोल दिया, अमीरों के घर में लगते हैं, हमारे जैसों के में नहीं लगते, हमारे में 32, और गांव में चले जाओ 16 का चला के चला जाता है, अरे साहब इससे ज्यादा क्या लगवाओगे, रहते तो हो नहीं आप, 16 का लगवा लो, घर में आओगे तो एक एसी लगवाओगे 16। अब इधर 64 एम्पियर वाला फ्यूज थोड़ी देर बैठ के देख रहा है, ठीक है यार वो क्या होगा, गलती से मेरे को धोखा हो रहा है, चलने दो चलने दो चलने दो, देखे जा रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, और जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आया, वो हरा वाला वायर बीच से आधा हो गया, टक टूट गया। अभी जब ये वायर आधा टूट गया, मतलब आगे करंट ही नहीं जा रहा है, खेल खत्म, पैसा आ जाए, सब खत्म, बचा लिया आपके घर को आग, ठीक है। तो जिसकी इडली बन रही थी उसकी इडली बन गई, और जिसका ड्रेस प्रेस हो रहा था उसका ड्रेस प्रेस ही हो रहा है,
और वो जो अमीर लोग दो दो एसी चला चला के बैठे थे वो भी हो लिया, और वो टीवी वाला टीवी देख रहा है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि अब जो है ना, अभी आदित्य कुमार हिमाद्री का बड़ा भाई, तो इसके पिताजी बोले, ठीक है, हिमाद्री का चचेरा बड़ा भाई मान लेते हैं, तो हिमाद्री के पापा ने बोला कि आदि बेटा जाओ और वो ना फ्यूज जरा चेंज करके आ जाना। तो बारिश हो रही थी, और ये जनरली पुराने जमाने में फ्यूज वाला सॉकेट जो होता था उनको बाहर लगाते थे, मूवीज में देखा होगा आपने। और रात का टाइम था भैया, सुन लो, रात का टाइम था, आदि भैया गए पूरा गीले हो चुके थे, निकलते निकलते बाहर, और इधर ने फ्यूज वायर बदलने गए। अभी नीड फॉर एमसीबी बता रहा हूँ आपको, ये फ्यूज वायर बदलने गए तो हाथ पैर सब गीले थे, कितना भी पोर्सलिन का बना लो, गीले हाथों से इन्होंने जाके वो छू दिया सर्किट, और ये निकल लिए। 3-4 घंटे हो गए, अभी हिमाद्री के पापा देख रहे हैं, अभी तक मेरा भतीजा नहीं आया, क्या बात है। अभी नीचे जाके देखते तो भतीजा लेटा हुआ है। तो अब केसेस, करंट से बहुत लोग मर जाते थे, तो साइंटिस्ट ने धीरे धीरे सोचा, इंजीनियर्स ने सोचा क्या करें यार इसको, तो फाइनली दे डिस्कवर्ड अ न्यू थिंग व्हिच इज नोन एज एमसीबी। एमसीबी के बारे में आपको मैग्नेट्स चैप्टर में लास्ट में पढ़ाया जाएगा, थोड़ा बहुत है तो तब पढ़ा देंगे। तो इसलिए फ्यूज वायर को हमने फिर हटा दिया, लेकिन आज कल अभी भी कई जगह यूज होता है, तो जनरली लोगों ने मूवीज से सीख लिया, अच्छे खासी सीख ले ली, तो अब जो है ना वो अपना मीटर और अपना फ्यूज घर में अंदर ही लगाते हैं, बिल्कुल अंदर, जहाँ पानी वानी कहीं गिरे ना, कि पता है खेल जाएंगे तो अंदर ही लगाते हैं। ठीक है, और दो यूपी में, अगर आपने देखा होगा, यूपी में तो दिल्ली में भी कर दिया, यूपी में तो बहुत पहले से आया था रूल कि आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रिक पावर्स के मीटर होते हैं वो हमेशा आपके घर के बाहर होने चाहिए, ताकि आप उनके साथ छेड़छाड़ ना कर सकें। लेकिन फिर भी आदमी कहता मीटर बाहर लगवा लो, योगी जी लगा देंगे, अंदर फ्यूज तो अंदर ही लगाएंगे अगर फ्यूज लगाए तो। क्यों? क्योंकि भैया अगर हम किसी दिन बरसात में बदलने गए और हम ही बदल जाएंगे फिर। ठीक है, तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर को अगर मैं थोड़ी देर भूल जाऊं तो पावर की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को अगर हम थोड़ी देर भूल जाएं, ठीक है, तो पहले हम सीधे पावर की बात कर लेते हैं। तो यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 9th, जो कि मुझे लगता नहीं कि आपने ढंग से पढ़ी थी। तो अब पावर क्या होती थी? पावर होती थी द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको अपन क्या बोलते थे? पावर। मतलब P इज इक्वल टू होता था W अपॉन में, जब रेट की बात आती है तो टाइम से डिवाइड करते थे, P इक्वल टू W/T, ये तो पावर होती थी। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पावर की तो डेफिनेशन सेम ही है, बस यहाँ पे ना हल्का सा चेंज हो जाता है कि द रेट ऑफ पावर, आपको पता ना वर्क और एनर्जी सेम होते थे, 9th क्लास में वर्क और एनर्जी सेम ही होते थे। तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन में हल्का सा चेंज करते हैं, तो बोलते हैं द रेट ऑफ consumption of electric energy, the rate of consumption of electric energy। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो अब इसके बाद में अगर हम बात कर लें तो हमारे पास ना भाई एक इक्वेशन हुआ करती थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि P इज इक्वल टू IV होता था, P इक्वल टू IV होता था ना, ठीक है। तो अब हमारे पास V हैड P इक्वल टू IV, हमारे पास P इक्वल टू क्या होता था? IV, और हमें ये भी पता है कि I जो है वो क्या होता था, ठीक है, I नहीं V हमारा क्या होता था? IR। तो ये वाले V को हमने IR से रिप्लेस कर दिया इनटू I, ठीक है। तो ये क्या हो जाता था? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R भी हो जाता था, P इक्वल टू क्या हो जाता था? I स्क्वायर R हो जाता था, ठीक है। अब भैया जब बात आई कि SI यूनिट की बात आती थी, तो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। ये जेम्स वॉट नाम के एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था ये सब, तो इसलिए उनको ऑनर करते हुए हमने इसको क्या नाम दे दिया? वॉट, ठीक है, क्या नाम दे दिया? वॉट। अब बात आती है कि यू नीड टू डिफाइन 1 वॉट।
ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। मैं आपको पैसे दूंगा, आप पढ़ाई ठीक है। कर दोगे। तो 1 वॉट, अब आपको डिफाइन करना होता था 1 वॉट, ठीक है, जैसे 1 जूल आपने पढ़ा है वैसे ही 1 वॉट भी आपको डिफाइन करना है। तो 1 वॉट क्या होता था, तो इट इज द पावर consumed by a device, तो it is the power consumed by a device, ठीक है, that carries 1 ampere of current, ठीक है, that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 V, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट, और 1 W इज इक्वल टू 1A इंटू 1V, ठीक है, 1A इंटू 1V। सिंपल से शब्दों में अगर कहें 1 वॉट वो पावर होती है जब किसी भी डिवाइस, कोई भी डिवाइस 1 एम्पियर का करंट ले रहा होता है और साथ ही साथ उसमें 1 वोल्टेज 1 वोल्ट जा रही है। जब किसी डिवाइस में 1 एम्पियर करंट जाता है और 1 वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस जाता है, तो वो जो पावर कंज्यूम कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, 1 वॉट। उसको क्या बोलते हैं बेटा, 1 वॉट। पर क्या होता है ना एक्चुअल में, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 VA। पर ये ना वॉट एक बहुत छोटी यूनिट है, वॉट जो है ना बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है। तो जो कमर्शियल यूनिट होती है हमारी, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, मैं पावर की बात कर रहा हूँ, वो होती है किलोवाट। क्या होती है बेटा, किलो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर तो क्या होती है आपकी, किलोवाट। तो अब निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई किलोवाट क्या है, ठीक है, किलोवाट क्या है। तो हमें पता है कि हमारा 1 किलोवाट की मैं वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ बच्चों, 1 किलोवाट की। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट। कितना होता है, 1000 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E, यानी एनर्जी। देखो हमारे पास फॉर्मूला था पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। P इक्वल टू क्या होता था, एनर्जी बाई टाइम। अगर मैं यहाँ से एनर्जी की यूनिट निकालूं, किसकी यूनिट निकालूं, एनर्जी की, या वैल्यू निकालूं, तो क्या हो जाएगा, P इंटू टी। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी कंज्यूम्ड is the electrical energy consumed is the product of power and time। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी एक डिवाइस कंज्यूम करेगा वो क्या होती है, प्रोडक्ट होता है पावर और टाइम का। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो भी देख लो भाई, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब अगर मेरे पास E इक्वल टू पी इंटू टी था, E इक्वल टू क्या था, P इंटू टी। तो अगर मैं एनर्जी, कमर्शियल एनर्जी की अगर SI यूनिट निकालूं, ठीक है, SI यूनिट ऑफ कमर्शियल एनर्जी, तो समझते जाना भाई। E अभी एज ऑफ नाउ मुझे पता नहीं है। पावर की, कमर्शियल पावर की यूनिट क्या है, किलोवाट। क्या है, किलोवाट। और टाइम की आर होती है। SI की बात नहीं कर रहा हूँ, कमर्शियल टाइम आर्स में देखा जाता है। कभी कोई आपसे कहता है 1 मिनट काम कर दो, है मेरी फैक्ट्री में आके 1 मिनट काम कर दो, 1 सेकंड काम कर दो, घंटों काम करवाता है तब पैसे देता है ना वो आपको। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, आर। तो एनर्जी की जो SI यूनिट आ गई, SI यूनिट ऑफ एनर्जी वो क्या आ गई, किलोवाट आर, ठीक है। इसमें पढ़ते क्या है,
SI unit of electrical energy is kilowatt hour, which is read as kWh शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब अगर मैं 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करूं, देखो हाँ 1 E मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 किलोवाट, हाँ हाँ 1 किलोवाट की अगर मैं बात करूं तो दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो 1 किलो से इंटू 1 आर से। अब 1 किलो कितना होता है 1000 और आर कितना होता है 3600 सेकेंड्स में। अब ऐसा यूनिट में जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 36 और कितने जीरो 5। तो अगर मैं 1 किलोवाट आवर की बात करूं तो स्टैंडर्ड रूल ये कहता है कि पहले नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 जूल्स। तो 1 किलोवाट में कितने जूल्स होते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं। ये कन्वर्जन आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट, और इसे कभी कभी यूनिट भी कहा जाता है। 300 यूनिट बिल आया है, 400 यूनिट बिल आया है, समझ में आ गई। यूनिट भी बोलते हैं, करो क्या बोलते हैं यूनिट। किलोवाट आवर को यूनिट भी बोलते हैं। आपसे पूछे ना कितना बिल आया तो आप 300 यूनिट बोलते हो, आप 300 किलोवाट आवर भी बोल सकते हो, लेकिन हम अपनी जुबान ना लड़खड़ाए इसलिए क्या बोल देते हैं यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। यूनिट का मतलब यहाँ पे किलोवाट आवर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूनिट का मतलब किलोवाट आवर होता है। नाउ एग्जांपल 12.12, तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सोर्स, V कितना है 220, द करंट इज 0.5 एम्पियर, I कितना है 0.5 एम्पियर। इसको हाफ एम्पियर भी तो लिख सकते हैं ना बच्चों, ठीक है। तो व्हाट इज द पावर P, तो हमें P इक्वल टू क्या होता है IV, I कितना है 1/2, दिस इज 220, 110 वॉट, 110 वॉट। यहाँ ना आपको बड़ी यूनिट्स यूज नहीं करनी है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको बड़ी यूनिट्स यूज नहीं करनी। बड़ी यूनिट्स पता कब करनी है, जब आपको ये पता करना हो कि आपके घर में कितनी बिजली कंज्यूम की जा रही है, कितना बिल आएगा। जैसे कि मैं अब आपको एग्जांपल 12.13 कराने जा रहा हूँ, पढ़ लीजिए आप एग्जांपल 12.13, वहां पे आपको इस वॉट को किलोवाट में चेंज करना है। रेफ्रिजरेटर देखो 12.13 में बोला कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर 400 वॉट है, पावर कितनी है 400 वॉट, ऑपरेट्स टाइम कितना है भाई 8 आवर। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, नंबर ऑफ डेज 30 डेज चलाना है इसको। कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है पर यूनिट कह लो या KWH, ₹3। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक ना रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग है 400 वॉट, आप उसको डेली 8 घंटा चलाते हैं, 30 दिन तक चलाते हैं, और एक यूनिट का 3 रुपया लगता है, तो पूरे महीने के एंड में आपको कितना बिल देना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने देखा कि एनर्जी कंज्यूम्ड। अच्छा एक चीज, अब आपको यहाँ पे कमर्शियल की बात चल रही है ना, पैसे का लेन देन होने वाला है, तो ये जो पावर लिखा था ना वॉट में, उसको क्या करोगे किलोवाट में चेंज करोगे, तो 400 को 1000 से डिवाइड कर देना, तो 4/10 0, आई हेट जीरोस, तो कितना आ गया 4/10 किलोवाट, 4/10 किलोवाट। समझ में आ गई बात। तो पहले तो मैं ये देखता हूं कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फ्रिज या रेफ्रिजरेटर इन अ डे, एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। तो हमें पता है E इक्वल टू क्या होता था P इंटू टी, पावर कितनी है 4/10 और टाइम कितना 8 घंटा, तो 32/10 यानी 3.2 किलोवाट आवर। एक दिन में कितना यूनिट बना रहा है 3.2, एक दिन में कितनी बिजली खाता है 3.2 यूनिट्स, 3.2 यूनिट्स। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज
3.2 इंटू 30, कभी कभी बोलेगा फरवरी के महीने में निकालो तो 30 की जगह 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कहेगा व्हेन इट इज नॉट अ लीप ईयर। तो ये हो जाता है आपका 96 किलोवाट आवर। इतनी एक महीने में अगर आप हीटर तो रेफ्रिजरेटर चलाते तो 96 यूनिट बनाते हैं। कितना यूनिट बनाता है? 96। अब कॉस्ट ऑफ 96 kWh, एक की कॉस्ट कितनी थी? 3 इंटू 96 तो ₹288। तो एक महीने के बाद कितना बिल देना पड़ेगा? 288 रुपए। एक महीने के बाद कितना बिल देना पड़ेगा आपको? 288, 288। अब इसके बाद आ जाते हैं इन टेक्स्ट पे। इन टेक्स्ट पेज 220। What determines the rate at which energy is derived by a current? What determines the rate at which the energy is delivered by a current? Power. What determines the rate at which energy is delivered? The rate of consumption of energy. क्या कहलाता था? पावर ना। तो power determines the rate at which energy is delivered by a current. Question 2. An electric motor takes 5 ampere of current. I कितना है? 5 एम्पियर और 220 वोल्टेज से ही कनेक्ट होता है, यानी V कितना है? 220 वोल्ट। तो डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। T इज इक्वल टू T। 2 आवर्स की पहले तो आपको P निकालना है और फिर एनर्जी भी निकालनी है। तो हमें पता है ना, देखो P इक्वल टू क्या होता है? PIV। तो I कितना है? 5 इंटू 220, तो दिस इज 1100 वॉट। पावर कितनी है? 1100 वॉट। पर वो टाइम 2 घंटे में दिया है, टाइम 2 घंटे में दिया और अभी भी देखना है ये मोटर कितनी बिजली खींच रहा है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि किलोवाट में कर लें, क्योंकि यार मोटर ना किलोवाट में आते हैं। अगर आप घर में कभी सुनोगे ना 10 किलोवाट का, 6 किलोवाट का, 5 किलोवाट का, दिस विल बी 11/10 किलोवाट। E इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी। इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? P इंटू टी। तो पावर कितना है? 11/10 इंटू 2, 22/10, तो 2.2 किलोवाट आवर। घर में मोटर चल रहा है, आप गिनते बैठते हो कितने सेकंड मोटर चलता है? नहीं ना, आप आर्ट्स में बात करते हो, ठीक है। मोटर आपकी कभी भी सेकंड के हिसाब से बिजली नहीं कैलकुलेट करता, मोटर किसके हिसाब से करता है? घंटों के हिसाब से, तो इसलिए यहाँ घंटे करना है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में कैसे डिसाइड करोगे कि किलोवाट या किलोवाट में करना है कि वॉट में रखना है? आप देखो क्या चीज है और क्या पूछ रहा है, वहां थोड़ा बहुत तो आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि भैया अगर हम मोटर को सेकंड्स में नहीं काउंट करते हैं, हम घंटे देखते हैं कितने घंटे चला, ठीक है। टाइम को भी हम घंटे ही तो कैलकुलेट करते हैं कितने घंटे चला, सेकंड थोड़ी गिनते हैं। मिक्सी वगैरह सब घंटे के हिसाब से ही होती है। हाँ, तो 15 मिनट चला लिया 1/4 आवर चल गई है, 10 मिनट चला दिया तो 10/60 1/6 आवर चल गई है, घंटों में कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो तब कन्वर्ट करनी पड़ती है चीजें आपको। सो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर।